हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग के बारे में आज समझेंगे हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो ये पहला लेक्चर है। मैं आपको ये सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है। तो आज हम समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली बैकबोन है किसी भी बिजनेस एंटिटी की। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग के थ्रू ही दिया जा सकता है, जिसे हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बोलेंगे। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस के लिए जो एक मीडियम है टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स। यूजर्स कौन हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए? तो शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज हो सकती है, रेगुलेटरी बॉडीज हो सकती है, इवन मैनेजमेंट को भी डे टू डे बेसिस पे चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है फॉर डिसीजन टेकिंग इन द मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? एक किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, रिकॉर्ड करता है और उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करता है। इसी के बारे में हम अभी समझते हैं कि कंपनी लॉ इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में किस तरीके से कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, इसको आगे समझते हैं। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के लिए लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। हालांकि अगर किसी भी फर्म या बिजनेस एंटिटी में टैक्स ऑडिट होती है तो टैक्स ऑडिट होने के लिए जरूरी है कि उसके अकाउंट्स कंप्लीट होने चाहिए, वरना ऑडिटर अकाउंट्स की ऑडिट कैसे कर पाएगा। लेकिन कंपनीज के लिए चाहे टर्नओवर हो या नहीं हो, उसको स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए और कंपनी लॉ के अनुसार बनाए। तो जो चैप्टर 9 है कंपनीज एक्ट 2013 का, सेक्शन 128 से 138 तक का, विच डील्स विद द लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन इसलिए है कि अगर कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएगी तो वो यूनिवर्सल होने चाहिए, फॉर्मेट यूनिवर्सल होना चाहिए। इसीलिए सेक्शन 128 से 138 जो कंपनी एक्ट 2013 का है वो इससे डील करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 वर ब्रॉट इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। शेड्यूल 2 बताता है यूजफुल लाइव्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के बारे में बताता है। जबकि शेड्यूल 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्पीक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया है कि रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। तो सेक्शन 128 से 138 और शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 ये इंपॉर्टेंट जो इसके चैप्टर्स रहेंगे, जिनके बेस पे किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी जो रेलिवेंट प्रोविजंस और शेड्यूल्स हैं या जो रूल्स हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल होंगे। और इससे पहले के जितने भी जो 1 अप्रैल 2014 से पुराने जितने भी कंपनीज हैं, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 1956 विल बी एप्लीकेबल। अब सेक्शन 129 स्पीक्स अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके सैलिएंट फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा हमको कोई भी फेयर व्यू बताएगी, जिससे कि यूजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने भर से ये पता चल जाए कि कंपनी की स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, क्या पोजीशन चल रही है। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं सेक्शन 133 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जिसे यूनिवर्सली सभी कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट के सर्टेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही एप्लीकेबल होगी।
या कोई इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है तो उसे हमें नोट्स ऑन अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा, और अगर उसके इम्पैक्ट आ रहा है कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तो उसे भी हमें देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ अकाउंट्स है या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी, तो ये सेपरेट जो रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो सबको यूनिवर्सली फॉलो करने पड़ेंगे। और शेड्यूल 3 में क्या है कि डिफरेंट क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज के लिए भी डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं। अब इसके प्रोविजो क्या है सेक्शन 129 के, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होने चाहिए, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनीज और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे एज फार एज दे हैव देयर स्पेसिफाइड, इफ दे हैव स्पेसिफाइड अंडर देयर ओन एक्ट कि इन क्लास ऑफ कंपनी के लिए किस तरह के सेट ऑफ अकाउंटिंग विल बी एप्लीकेबल। तो जहां तक जो अगर उनकी सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग उन्होंने जहां तक डिफाइन की है वहां तक ये सेक्शन 129 इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एवरी एजीएम, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सामने जो एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर उसको वहां पे वो पेश करेंगे। और उसके बाद सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, तो वो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अपनी सब्सिडरीज और एसोसिएटेड कंपनीज को भी मिलाकर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर किया जाएगा, और वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी में पेश किया जाएगा। अब इसके 129(3) के भी प्रोविजन है। तो इसके प्रोविजन क्या कहता है कि कंपनी shall also attach along with its financial statement a separate statement containing the salient features of the financial statement। यानी अगर कोई भी कंपनी की सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी है तो एक तो बात हो गई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके अलावा वो एक सेपरेट स्टेटमेंट भी अटैच करेगा जिसमें वो सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज को जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें उसके बारे में बताएगा। जो रूल 5 जो कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 है ये इसके बारे में बताता है कि कोई भी जो सैलिएंट फीचर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो कंपनी की सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनी है या जॉइंट वेंचर कंपनी है, उनको वो फॉर्म AOC 1 में यहां पे सबमिट करेगा अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एवरी AGM। हमने अभी तक जो पढ़ा सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के बारे में, तो ये पार्ट ए तो सब्सिडरी का बताता है और पार्ट बी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के बारे में बताता है। जो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में क्या क्या शामिल होते हैं, ये जैसे लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट डेट क्या है, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कब एक्वायर की गई है, और उसमें जो कितने शेयर होल्डिंग हमारी जो होल्डिंग कंपनी की है, सब चीजें इसमें आएंगी। तो वो हमें देखनी है कि किस तरीके से इसमें डील करेंगे। फिर सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 एंड 5 जो बताते हैं, तो 4 क्या कहता है कि जो ये प्रोविजन है इस एक्ट का, इट इज एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए होल्डिंग कंपनी शेल mutandis apply to consolidated financial statement referred to in subsection 3। यानी जो जो ये प्रोविजंस हैं ये होल्डिंग कंपनी पर भी उसी तरीके से एप्लीकेबल होंगे जैसे सब्सिडरी पे और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंपनी पे होते हैं, जैसे जैसे जब जब प्रोविजन जितने एक्सटेंड तक एप्लीकेबल होंगे। और सबसेक्शन 5 हमको ये कहता है कि ये प्रोविजन विल नॉट कंप्लाई, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अगर कंप्लाई नहीं करते हैं ऑफिसर्स, तो ये कंपनी शेल डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद द रीजन, कि अगर कोई वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं हुआ है और जो सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 के अनुसार जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बनाई है, तो व्हाट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ द डेविएशन, और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट में क्या पड़ा है,
ये सब चीजें इनको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है ये सारे प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए। और ये सबसेक्शन जो पर्टिकुलरली डिफेंस इक्विपमेंट के लिए नोटिफाई किया है अभी तक, वो उन कंपनीज को एग्जेम्प्ट है ये सारे प्रोविजंस। 129 सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर ये प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो जो कंपनी के डायरेक्टर इंचार्ज है जो फाइनेंस का और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या कोई भी बोर्ड ने जिसे ये ड्यूटी असाइन की है और अगर वो एक वायलेशन होता है इसका, तो दे विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, और उनको 50,000 रुपए का फाइन हो सकता है जो कि एक्सटेंड कर सकता है 5 लाख रुपए तक, यानी कि उन्हें 1 साल की जेल भी हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इसमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें नोट्स जो होते हैं, नोट्स अनेक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनके ऊपर भी सेक्शन 129 पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा। तो वो जो सब चीजें नोट्स ऑन अकाउंट्स और ये सब चीजें आती है और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डिटेल स्टडी है वो शेड्यूल 3 में कवर है। इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें शेड्यूल 3 को करेंगे। और सेक्शन 129A क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनी जो अनलिस्टेड है उनके ऊपर पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को भी वो इम्पोज कर सकती है, या वो चाहे कि कंपनी की हमें इस पर्टिकुलर पीरियड को मैच करना है किसी दूसरी कंपनी के जो कि उनकी कोई होल्डिंग कंपनी हो सकती है या कोई उनके एसोसिएट कंपनी हो सकती है, तो वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर और किसी पीरियड को पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट को पीरियड को चेंज भी करवा सकते हैं। और इसके लिए ये देखना रहेगा कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी कंपनी को कह सकती है कि आप इस पीरियड से इस पीरियड तक का हमको अकाउंट्स बना के दीजिए, और उसकी लिमिटेड रिव्यू को भी वो कह सकती है कि लिमिटेड रिव्यू इसके ऊपर किया जाएगा। और जैसे ही कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं तो विद इन 30 डेज उनको एक फीस पे करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर पड़ते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और ये जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके आप जब भी मैं कोई भी लेक्चर डालूंगा तो वो आपको उसको अपडेट मिलता जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसको और ढंग से बेटर और इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।